नमस्कार, मैं हूं नवजोत रंधावा। स्वागत है आपका चाय पर चर्चा में। आज हम आपको जगत के पालनहार भगवान जगन्नाथ की बाहुड़ा यात्रा की तस्वीरें दिखाएंगे। भाई बहन संग मौसी के घर से भगवान अब अपने घर पधारे हैं, तो कैसी है श्री मंदिर में तैयारियां, विस्तार से दिखाएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा। देखिए, आपको बाबा बर्फानी के द्वार भी हम लेकर चलेंगे, जहां पर हेलीकॉप्टर सर्विस से भक्त बेहद खुश हैं। कैसा है बाबा बर्फानी के भक्तों का उत्साह, वो भी दिखाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अदिति और अनंत राधिका की शादी में अब काशी के रंग भी छा रहे हैं। शादी समारोह धूमधाम से संपन्न हो चुका है, मगर काशी के लोग अंबानी परिवार को उनका वादा याद दिला रहे हैं। क्या है काशी से किया गया नीता अंबानी का ये वादा, बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं शिगुफ्ता। स्वागत है आप सभी का चाय पर चर्चा में। बात उस मां की भी करेंगे जिसने पति के गुजर जाने के बाद सब्जी बेचकर बेटे को पढ़ाया, और जब बेटा सीए बनकर लौटा तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मां के तप और बेटे की सक्सेस स्टोरी आपको बताएंगे और दिखाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा। बात मौसम की भी होगी। बरसात के मौसम में क्या सावधानियां बरतें, कैसे अपना ध्यान रखें, एक्सपर्ट्स की राय आपको बताएंगे। साथ ही चैंपियन पांड्या के हार्दिक स्वागत की तस्वीरें भी दिखाएंगे। आपको हम दिखाते हैं भव्यता और दिव्यता की तस्वीरें। इसका मिसाल जगन्नाथपुरी में आपको रथ यात्रा के दौरान देखने को मिला, जो आज पूरे विधि विधान और जरूरी अनुष्ठानों को निभाते हुए संपन्न भी हो गई। और हालांकि अभी तीनों रथों पे सुना भेषा यानी स्वर्ण पोशाक की रस्म के साथ ही कुछ और रीति रिवाज निभाए जाने हैं। उसके साथ ही भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा के रथ श्री मंदिर में प्रवेश कर पाएंगे। मगर इससे पहले जब ये पारंपरिक यात्रा गुंडीचा मंदिर से श्री मंदिर के लिए रवाना हुई, वो भी भव्य नजारा देखने लायक था। वैसे तो पावन जगन्नाथ रथ यात्रा पूरे विधि विधान और अनुष्ठानों के साथ समाप्त कर दी गई, लेकिन ये उन पलों की तस्वीरें हैं जब जगन्नाथ भगवान अपनी मौसी के घर गुंडीचा मंदिर में कुछ दिन बिताने के बाद अपने घर यानी श्री मंदिर जाने के लिए रवाना हो रहे थे। इस दौरान निभाई गई ये बेहद अनूठी और पुरातन परंपरा है, जिसमें पुरी के राजा गजपति महाराज दिव्य सिंह देव ने तीनों रथों के आगे छेरा पहरा यानी झाड़ू लगाने का अनुष्ठान किया। इन रीति रिवाजों को निभाने के बाद पुरी में भगवान बलभद्र, देवी सुभद्रा और भगवान जगन्नाथ की बहुड़ा यात्रा आरंभ हुई। इस दौरान जय जगन्नाथ के जयकारों और झांझ मंजीरों की गूंज ने पूरे माहौल को ही भक्तिभाव से भर दिया। कई सांस्कृतिक कार्यक्रमों के बीच भक्तों का जबरदस्त उत्साह और उल्लास देखने वाला रहा। भगवान जगन्नाथ के गुंडीचा मंदिर से अपने निवास स्थान श्री मंदिर की तरफ लौटने की यह अनोखी परंपरा ही बहुड़ा यात्रा कही जाती रही है, जिसका नजारा हर बार की तरह इस बार भी बेहद अलौकिक और भव्य रहा। हालांकि इस पारंपरिक यात्रा के श्री मंदिर पहुंचने के साथ ही बड़े उल्लास और भक्तिभाव के बीच जगन्नाथ रथ यात्रा तो समाप्त हो गई, लेकिन अभी कुछ घंटे के पारंपरिक संस्कारों को निभाने के बाद ही भगवान जगन्नाथ अपने भाई बहन संग श्री मंदिर में प्रवेश करेंगे। यहाँ पर जो तीनों रथ हैं, बलभद्र, सुभद्रा और प्रभु जगन्नाथ के, वो वापस आ चुके हैं। मौसी के घर से घूमकर वापस आ चुके हैं। मंदिर के बाहर उनको फिलहाल रखा गया है। फिलहाल इस वक्त महाप्रसाद का भोग उनको चढ़ाया जा रहा है यहाँ पर, क्योंकि प्रभु इस वक्त बाहर ही हैं और यहाँ पर अभी एक दो दिन वो बाहर रहेंगे। कुछ रिचुअल्स हैं, कुछ परंपराएं हैं, वो पूरा होने के बाद प्रभु जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र तीनों को वापस मंदिर के भीतर ले जाया जाएगा। लेकिन इस दौरान इन्हें देखने के लिए लाखों की संख्या में लोगों की भीड़ यहाँ उमड़ी हुई है। आप मेरे आगे पीछे जहां भी देखेंगे लाखों की संख्या में लोग दिखाई दे रहे हैं और ये जो रिचुअल्स हैं, ये जो परंपराएं हैं, ये लगातार यहाँ पर जारी हैं। इस पावन पर्व के मौके पर देश विदेश से आए श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर भगवान जगन्नाथ के लिए अपनी अपनी सेवा दी। बेशक
पुरी की पावन धरती पर लाखों की संख्या में पहुंचे देसी विदेशी आस्थावानों ने इस परंपरागत रथ यात्रा का पूरा आनंद लिया। प्रभु जगन्नाथ को देखने के लिए सिर्फ देश से ही नहीं विदेशों से भी लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं। ये सालाना जो रथ यात्रा होती है, इस दौरान सबसे ज्यादा संख्या में पुरी जो भक्त हैं वो आते हैं और उसी की एक वानगी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। कैमरामैन ऑर्घो के साथ अनुपम मिश्र, GNT, पुरी। भव्य और अलग अलग अलौकिक तस्वीरें और बहुत ही खूबसूरत तस्वीरें जो कि पुरी की रथ यात्रा से आती हैं। लेकिन एक और खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखाते हैं। अमरनाथ आपको लिए चलते हैं, जहां पर यात्रा जारी है। कोई पैदल भगवान के दर्शन करने के लिए पहुंच रहा है और कोई घोड़े पर सवार होकर। जी है, तमाम सुख सुविधाओं से लैस यहाँ पर श्रद्धालुओं के लिए तमाम इंतजाम कर दिए गए हैं। श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, इसके इंतजाम किए गए हैं। हेली सेवा की शुरुआत की गई है, उसकी तस्वीरें आपको दिखाते हैं। आसमान में उड़ान भरते ये हेलीकॉप्टर इन दिनों बाबा बर्फानी के भक्तों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने में बेहद अहम भूमिका निभा रहे हैं। पैदल और घोड़े खच्चरों के अलावा यात्री हेलीकॉप्टर के माध्यम से भी बाबा के दरबार में हाजिरी लगा रहे हैं। ऐसे में यात्री भी इस हेली सर्विस और उसके स्टाफ से बेहद खुश और संतुष्ट दिख रहे हैं। बम बम बोले बाबा के दर्शनों के लिए जा रहे हैं। पहले भी 3-4 बार आए हैं हम, लेकिन इस बार हम हेलीकॉप्टर से जा रहे हैं और हिमालय की वादियों से जाएंगे। क्या नज़ारा है कश्मीर की वादियों का। और हेलीकॉप्टर का एक इतना अच्छा फायदा ये भी है कि कई बुजुर्ग भी आराम से जा सकते हैं। पेशेंट है, कोई है, पैदल जाना थोड़ा मुश्किल यात्रा है, तो ये एक बड़ी अच्छी फैसिलिटी दे रखी है गवर्नमेंट ने कि हम हेलीकॉप्टर से जाएं और बाबा के दर्शन करके अपने इच्छा पूरी करें। पायलट पूरा कोऑपरेटिव होता है 100%, मतलब क्योंकि मैं देखता हूँ पूरा दिन राइड करते हैं, लेकिन उनके चेहरे पे स्माइल बनी होती है। बहुत बेनिफिट है। ओल्ड एज सिटीजन बहुत आराम से जा सकते हैं। जिसको फर्स्ट टाइम जाना है वो बहुत आराम से जा सकता है। प्राइस भी बहुत रीजनेबल है, 6500 रुपीज का प्राइस है। 29 जून से आरंभ हुई अमरनाथ यात्रा बड़े ही हर्षोल्लास के साथ जारी है। बीते 15 दिनों में करीब 3 लाख लोगों ने बाबा बर्फानी के दर्शन किए। जहां पहलगाम वाले पैदल मार्ग से जाने वाले भक्तों को अमरनाथ धाम तक पहुंचने में 4 से 5 दिन लगते हैं, वहीं बालटाल मार्ग से यात्रा करने वाले लोग भी गुफा मंदिर के अंदर दर्शन करने के बाद उसी दिन बेस कैंप लौट आते हैं। ऐसे में यात्रियों का भक्तिभाव भले ही भोले बाबा के प्रति एक जैसा ही हो, मगर अपनी अपनी सहूलियतों और संतुष्टि को देखते हुए लोग बाग बाबा के दरबार तक जाने का माध्यम अपना रहे हैं। थाने प्रशासन की ओर से अमरनाथ धाम के लिए चलाई जा रही ये हेलीकॉप्टर सर्विस न केवल बड़े बुजुर्गों और चलने फिरने में असमर्थ लोगों के लिए सुलभ सुविधा की मिसाल बनी हुई है, बल्कि समय की भी काफी बचत कराते हुए बाबा के दर्शन बड़े आसानी के साथ करवाने में अपनी विशेष भूमिका अदा कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और अब अमरनाथ यात्रा के बाद ले चलते हैं आपको कश्मीर के अनंतनाग, जहां कुछ साल पहले तक जीवन बंदूकों के साए में गुजरता था, लेकिन अब हालात बदले बदले से नजर आ रहे हैं। देखिए, वहां अब कश्मीरियत का रंग फिर से नजर आने लगा है। वहां 34 साल बाद फिर से उमा भगवती मंदिर श्रद्धालुओं के लिए खोल दिया गया है। इस मंदिर का जीर्णोद्वार कराया गया है। मंदिर के खुलने से इलाके के लोगों में जबरदस्त उत्साह है। घाटी में बंदूक की गोलियों की आवाज नहीं, मंदिरों की घंटियों की गूंज है। आतंकियों के ध्वस्त किए गए मंदिर फिर से गुलजार हो रहे हैं। ये उत्साह, ये उमंग, ये आवाज घाटी के बदलते वक्त की पहचान है। ये अनंतनाग का उमा भगवती मंदिर है, जिसका द्वार 34 साल बाद भक्तों से गुलजार हुआ है। जीर्णोद्धार के बाद इस मंदिर को खोले जाने से यहाँ के भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। हर कोई मां के आंगन में सुख और शांति की कामना लेकर पहुंच रहा है। इस मौके पर स्थानीय लोगों की मंदिर से जुड़ी यादें भी ताजा हो गई।
ये मेरा पैतृक गांव है और मैं यही इस मंदिर से करीब 500 मीटर दूर रहता हूं। तो 1990 तक ये मंदिर एकदम शानदार मंदिर था। यहाँ सुबह 4 बजे प्रार्थनाएं शुरू होती थी, टिल लेट नाइट चलता था। अपनी इस विरासत को बचाने के लिए आसपास के लोगों ने मिलकर सामूहिक प्रयास किया। आर्थिक सहयोग जुटाकर इस मंदिर को दोबारा जीवन दान दिया गया। इस जगह को दोबारा से हम करें तो फिर फिर हम लोगों ने सबने मिलके, पूरे गांव वालों ने मिलके, इस क्षेत्र के लोगों ने मिलके पैसा डोनेट किया और इस मंदिर को आज शानदार तरीके से बनाया। माता के मंदिर के जीर्णोद्धार के साथ यहाँ के लोगों में नई उम्मीद जागी है। यहाँ मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी इसे लेकर खुशी जाहिर की। कल मैंने सुना कि यहाँ पे इनका बड़ा दिन है ज़ियारत का, मंदिर का। हम तहे दिल से खुश हैं और शुक्र करते हैं कि ये लोग हमारे पास आए। हमारे भाई हैं, मिलजुल के यहाँ पे जिस तरह से पहले माहौल था वही बने। हम इस चीज से बड़े इनका शुक्रगुजार हैं। उम्मीद है माता के मंदिर में फिर से चहल पहल से घाटी में शांति को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही धार्मिक पर्यटन बढ़ने से आसपास के लोगों के लिए रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, हर महीना कुछ ना कुछ कहता है और कुछ खास होता है। लेकिन एक बात बताइए, क्या आप लोगों को पता है कि जितने भी हमारे यहाँ महीने होते हैं, सीजन्स होते हैं, तो क्या किसी का कोई खास रंग भी होता है क्या? ऐसा कुछ? सावन का ग्रीन होता है। एग्जैक्टली। उसके अलावा नवरात्रि का लाल नहीं, लेकिन पूरे नवरात्र में लाल नहीं पहनते, उसमें हर दिन माँ के कपड़ों के लेकिन हिसाब से, दिन के सावन हिसाब में से नॉर्मली क्योंकि हरियाली होती है, बारिश होती है, हर तरफ ग्रीनरी होती है, इसलिए लोग हरा रंग बेसिकली सावन का प्रतीक। एग्जैक्टली। तो ये एकमात्र ऐसा महीना होता है, सावन का महीना, जब हम हरियाली की बात करते हैं। हरा रंग इस पूरे महीने के लिए, इसलिए हरी हरी चूड़ियां लोग पहनना पसंद करते हैं। इसलिए हमने भी आज हरा पहना हुआ है, क्योंकि हमें पता था मुझे ये खबर आपको बता मुझे लगता है कि ये एंकलिंग इसलिए दिया गया है कि हरा पहना हुआ है। हमने हरा पहना है। तो आपको बता दें कि महिलाएं जो है बाजार में हर उन चीजों की खरीदारी कर रही हैं जो सुहाग से जुड़ी हुई है, और उनमें चूड़ियां खासकर शामिल है, जिनकी खरीदारी खूब होती है। अब देखिए, रंग बिरंगी चूड़ियां जो होती हैं वो किसको पसंद नहीं होती, हर महिला को पसंद होती हैं। जमशेदपुर की महिला ग्रुप है जो इन खास चूड़ियों को तैयार कर रही हैं। देखिए खास रिपोर्ट। हिंदुस्तान में सावन के महीने का अपना अलग महत्व है। ये महीना भगवान शिव को समर्पित होता है। ऐसे में ये पवित्र महीना हिंदुओं के संस्कारों और रीति रिवाजों से भी जुड़ा हुआ है। कहीं सावन में सखियों के साथ झूले झूलने की परंपरा है, तो कहीं सुहागिनों के हरी हरी चूड़ियां पहनने का रिवाज है। महिलाएं अपनी ननद भाभियों को हरी हरी चूड़ियां गिफ्ट करती हैं। इसीलिए झारखंड के जमशेदपुर में महिलाओं की एक टीम आजकल हरी हरी चूड़ियां बनाने में मशगूल है। यानी परंपरा का निर्वाह भी और व्यापार भी। महिलाओं में रंग बिरंगी चूड़ियों का जबरदस्त आकर्षण होता है। यहाँ पर खूबसूरत चूड़ियां बनाई भी जाती हैं, लेकिन आजकल हरी चूड़ियों का ट्रेंड सावन महीने को लेकर है और हर एक चूड़ी को बनाने में एक कारीगर को 1 घंटे का वक्त लगता है। इनकी बनाई चूड़ियां झारखंड के अलावा बंगाल, बिहार तक सप्लाई होती हैं। सावन महीना है तो हम लोग सोचे कि महिलाओं को क्या हम लोग बिजनेस दें जो कर पाए घर बैठ करके, तो इसलिए हम लोग सावन महीना चल रहा है तो हम लोग चूड़िया से स्टार्ट किए हुए हैं। और चूड़िया, एक चूड़ी बनाने में कम से कम हम लोग को 1 आवर्स लग जाते हैं। और चूड़िया यूपी, बिहार, झारखंड, बंगाल जैसे सिर्फ 4 स्टेट में चूड़िया मतलब हम लोग सप्लाई कर रहे हैं। सावन का महीना आ रहा है। बिहार, बंगाल, झारखंड में चूड़ियों को गढ़ते वक्त ये महिलाएं गीत भी गुनगुनाती हैं और पूरा माहौल खुशनुमा होता है, जिससे क्रिएटिविटी भी निखर कर सामने आती है। इसीलिए यहाँ बनी चूड़ियों की डिमांड बढ़ती जा रही है। जमशेदपुर से अनूप सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।
बात मानसून की रह गई है, क्योंकि यही महीना है जब सावन का महीना और मानसून एक साथ बारिश की बूंदें जब धरती पर पड़ती हैं तो सुकून धरती को मिलती है और हमें भी। लेकिन देश के कुछ राज्यों में खूब बादल बरस रहे हैं। दिल्ली और आसपास आसमान से लगभग नदारद है। दीपिका, तो चलिए आपको दिखाते हैं पूरे देश में मॉनसून का सूरत हाल और खास तौर से आने वाले दिनों में राजधानी दिल्ली और आसपास में कैसा रहेगा बरखा बहार का हाल। दिल्ली का मौसम इन दिनों कुछ ऐसा ही है। कभी बारिश है तो कभी धूप, कभी उमस है तो कभी आसमान में बादलों का साया। कुछ दिन पहले दिल्ली एनसीआर में बदरा खूब बरसे थे। दिल्ली पानी पानी हो गई थी। लोगों को लगा कि राजधानी की फिजा में अब बरखा बहार का मौसम आ गया है। दिल्ली की बयार में हल्की ठंडी हवाएं फिजा में ठंडक पैदा करेंगी। आसमान में काले बादलों का साया लोगों को धूप से कुछ ऐसे ही बचाएगा, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। दिल्ली को जिस बारिश का इंतजार था वो इंतजार बढ़ता गया और अब तक वो इंतजार खत्म नहीं हो सका है। अब मौसम विभाग ने एक बार फिर दिल्ली के लिए अलर्ट जारी किया है, जिसके मुताबिक दिल्ली में अगले कुछ दिन तेज आंधी के साथ हल्की बारिश के आसार हैं। मानसून एक्टिव फेज में है। अगर मैं आप सैटेलाइट पिक्चर से माध्यम से बताना चाहूंगा, देखिए आपका पूरा पेनिनसुलर इंडिया क्लाउड से भरा हुआ है। लेकिन जैसे आप स्पेसिफिक दिल्ली की बात कर रहे हैं, दिल्ली के लिए आज हमारा लाइट टू मॉडरेट रेनफॉल का अनुमान है। अभी भी क्लाउड्स हैं जहां पे एनसीआर, दिल्ली, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में, तो आज इसका प्रभाव रहेगा। उसके बाद कल और परसों थोड़ा लाइट रेन ही हमारा अनुमान है। उसका रीजन क्या है कि अभी मानसून एक्टिव फेज में है। जब एक्टिव फेज में क्या होता है कि जो इसका मानसून ट्रफ है, जो एक लो प्रेशर जोन ईस्ट वेस्ट बन जाता है, वो अपनी नॉर्मल पोजीशन से साउथ में है। जैसे वो गंगानगर से कलकत्ता होता है तो साउथ में है। दिल्ली से भले ही बारिश रूठी हो, लेकिन देश के बाकी हिस्सों में बारिश की मेहरबानी कुछ ज्यादा ही देखने को मिल रही है। खासकर उत्तराखंड में तो बीते दिनों कई जगहों पर भारी बारिश हुई, रास्ते बंद हुए। मगर मौसम विभाग के मुताबिक उमड़ते घुमड़ते और बरसते बादलों का मौसम अब यहाँ सामान्य होने की तरफ है। सिर्फ पहाड़ ही नहीं, बल्कि मैदानी इलाकों में भी बादल खूब बरस रहे हैं। उज्जैन में आज सुबह भी बारिश ने लोगों को उमस से राहत दी, तो वहीं महाराष्ट्र में बारिश की तस्वीरें पिछले कुछ दिनों से लगातार आ रही हैं। अकोला में तो ऐसी जबरदस्त बारिश हुई कि नदी नाले उफान पर आ गए। मौसम विभाग ने अकोला के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। अगर आप सिग्निफिकेंट वेदर की बात करें, इस समय पेनिनसुलर इंडिया पे ही है। और इसके साथ जैसे आपका पूरा राज्य, आपका जो हो गया मध्य प्रदेश हो गया, इवन ईस्ट उत्तर प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, उड़ीसा हो गया, जहां भी आइसोलेटेड हैवी रेनफॉल स्पेल कंटिन्यू रहेगी। दिल्ली में मौसम ऐसे ही रहने वाला है, मतलब रुक रुक के बारिश होगी पूरे दिन। आज मैं मान सकती हूँ कि आज पूरे दिन बारिश। आज के लिए हमारा लाइट टू मॉडरेट है। आज कहीं कहीं होता रहेगा। जैसे सुबह भी मॉडरेट रेनफॉल हो गया, आगे भी हम एक्सपेक्ट करते हैं लाइट टू मॉडरेट कंटिन्यू रहेगा आज के लिए। फिलहाल तो जहां पहाड़ से लेकर मैदान मानसूनी बारिश से तरबतर हैं। हालांकि दिल्ली से इस बार मानसून कुछ रूठा जरूर नजर आ रहा है। उम्मीद है कि जल्द ही दिल्ली भी मानसूनी बारिश से तरबतर हो जाएगी। दिल्ली से मनीषा लड्डा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, भले ही दिल्ली में और एनसीआर में बारिश नहीं हो रही हो, लेकिन फिर भी हमें बहुत ज्यादा ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये मौसम, अभी शगुफ्ता बात ही कर रही थी कि फ्लू की बात हो रही है और डेंगू दिल्ली में बहुत ज्यादा फैल रहा है। तो मौसम है ही ऐसा जब आपको सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि आई थिंक जब हवा में मॉइस्चर होता है तो उससे काफी सारी परेशानियां जो है पैदा होती हैं। बिल्कुल। तो इस मौसम में कैसे आप खुद का ख्याल रखें वो देखिए। बारिश का मौसम मतलब मौज मस्ती का मौसम। बारिश की बौछार, हल्की ठंडी हवाएं और उमस भरी गर्मी से छुटकारा, यानी खुशनुमा एहसास।
मगर बरसात का ये मौसम अपने साथ सिर्फ हवाओं में ठंडक ही नहीं लाता, बल्कि बीमारियों की लंबी फेहरिस्त भी साथ लाता है। आमतौर से इस मौसम में सर्दी, जुकाम, खांसी, गले में खराश और बुखार के मामले बढ़ने लगते हैं। दरअसल इस मौसम में वायरस, बैक्टीरिया और फंगस पनपने लगते हैं। बरसात के मौसम में हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाता है और इम्यून सिस्टम पर भी इसका काफी असर पड़ता है। ऐसे में वायरल, बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन फैलने का खतरा रहता है। जनरल एक ह्यूमिडिटी बढ़ती है, वो हमेशा बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ जो कि हवा में भी है उसको भी बेनिफिशियल होती है। इसीलिए खांसी, बुखार, जुकाम, ये सब इन्फेक्शन का रेट भी बढ़ता है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जब बारिश होंगी, पानी इकट्ठा होगा तो उसमें मच्छरों की जो ग्रोथ है वो काफी बढ़ जाएगी। अगर मच्छर बढ़ेंगे तो डेंगू, चिकनगुनिया और इवन आपका बैक्टीरिया से जो कोलेरा, टाइफाइड है उसका रिस्क भी बढ़ता है। वैसे तो बरसाती मौसम में बीमारियों का शिकार कोई भी हो सकता है, लेकिन एलर्जिक मरीज, बुजुर्गों और कमजोर इम्यूनिटी वाले जल्दी चपेट में आते हैं। ऐसे में जरूरी है कुछ खास बातों का ख्याल रखा जाए, कुछ घर के नुस्खे अपनाएं और बीमारियों से दूर रहें। ऐसे में आवश्यक है साफ सफाई का आप विशेष ध्यान रखें। घर का बना ताजा खाना ही खाएं और बाहर के खाने को अवॉइड ही किया जाए। अपनी डाइट में अदरक जरूर शामिल करें। साथ में लहसुन खाने से जबरदस्त फायदे भी मिल सकते हैं, क्योंकि लहसुन में एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं जो शरीर को इन्फेक्शन से बचाने में कारगर होते हैं। अगर कोई व्यक्ति सर्दी, जुकाम, बुखार या गले की खराश से जूझ रहा है तो उसे दिन में 1 या 2 बार सब्जियों का सूप बनाकर पीना चाहिए। टमाटर का सूप गले को काफी राहत दे सकता है और शरीर को मजबूत बना सकता है। 3 घंटे से ज्यादा देर तक रखा हुआ खाना अवॉइड करें और खाने को हमेशा गर्म करके खाएं। इससे आपके शरीर को काफी फायदा भी मिल सकता है। ताजा फलों और सब्जियों को नमक डालकर गर्म पानी से धोकर इस्तेमाल करना चाहिए। होगा तो ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। तो ह्यूमिडिटी जब भी बढ़ेगी तो जो भी खुले में खाना रखा होगा, स्पेशली जो प्रोटीन्स होंगे, पनीर है, दही है, सोया चाप है, नॉन वेजिटेरियन फूड है, इसमें जो बैक्टीरिया और फंगस की ग्रोथ है ज्यादा होती है। तो इसीलिए जो प्री फॉर्म टॉक्सिन्स हैं वो बैक्टीरिया वहाँ टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे तो गैस्ट्रोएंटेराइटिस या फूड पॉइजनिंग का रिस्क बढ़ जाता है। दैट इज वाई इस मौसम में बहुत देर खाने को बाहर ओपन में मत रखिए। इनफैक्ट जो ओपन में फ्रूट्स कटे हुए होते हैं और हम उनको खाते हैं, आइडियली हमें अपने सामने फ्रूट्स कटवा के खाने चाहिए, क्योंकि इस मौसम में ना सिर्फ ह्यूमिडिटी के कारण बट जो मक्खी और मच्छर की ग्रोथ होती है उससे इन्फेक्शन स्प्रेड का रिस्क बढ़ता है। वैसे तो मौसम कोई भी हो, सावधानी जरूरी है, जिससे आपका शरीर सेहतमंद और आप रहें चुस्त दुरुस्त। इसके लिए आवश्यक है डाइट, जिसमें कुछ बदलाव करने से भी इन परेशानियों से राहत मिल सकती है। दिल्ली से नीतू झा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चलिए महाराष्ट्र के डोंबिवली की एक बेहतरीन तस्वीर आपको दिखाते हैं, जहां पर ये मां हम सब के लिए प्रेरणा बन गई हैं। वो कैसे, दीपिका? बिल्कुल, देखिए, अपने पति के गुजर जाने के बाद उन्होंने सब्जी बेचकर अपने पूरे परिवार की जिम्मेदारी संभाली और बेटे ने भी उनके इस संघर्ष में अपनी मां का साथ निभाते हुए सीए जैसी कठिन परीक्षा पास की। प्रतिभा के सूर्य को कठिनाइयों के बादल कितनी भी कोशिश कर लें, सफलता के आसमान में चमकने से नहीं रोक सकते। कुछ ऐसी ही कहानी है महाराष्ट्र के डोंबिवली में रहने वाली नीरा ठोंबरे और उनके बेटे की, जो हालातों से लड़कर जीतने वाले हौसले की मिसाल बन गए और आज उनके बेटे योगेश ने सीए की कठिन परीक्षा पास कर ली। पति की मौत के बाद नीरा ठोंबरे के ऊपर पूरे परिवार की जिम्मेदारी आ गई। पति के जाने के बाद आर्थिक दिक्कतों से जूझने के बाद भी उन्होंने अपना हौसला नहीं छोड़ा। अब बेटे के लिए मां के साथ पिता की भी जिम्मेदारी उन्हें उठानी थी। ऐसे में उन्होंने सड़क पर सब्जी की दुकान खोलने का फैसला लिया। नीरा ने अपने बेटे की पढ़ाई में रुकावटें नहीं आने दी और बेटे ने भी पूरे जज्बे के साथ पढ़ाई की और आखिरकार सफलता हासिल की। आज मां की आंखों में खुशी के आंसू हैं और उनकी इस कामयाबी पर लोग उन्हें बधाइयां दे रहे हैं। बेटे ने सीए की परीक्षा पास की तो मां को लग रहा है जैसे वो जिंदगी के इम्तिहान में अव्वल आई हूं।
मां की मेहनत ने योगेश के लिए इम्तिहान पास करने में प्रेरणा का काम किया। मेनली जब माँ इतना सपोर्ट कर रही है या फिर हर चीज़ माँ मेरे को दे रही है तो मेरे को भी उसको रिवर्ट में कुछ देना चाहिए। फिर बहुत सारे जनों के पास सब कुछ रहता है बट फिर वो सपोर्ट या फिर वो अच्छे से नहीं पढ़ पाते। आसपास के लोग भी नीरा की मेहनत की तारीफ करने से नहीं थक रहे। सभी का कहना है कि नीरा की मेहनत सफल रही। शुभेच्छा देने वाले, इसने बहुत मेहनत किया, इसका मेहनत का फल बहुत अच्छा मिला। बहुत इतना आप इन्हें कब से जानती हैं? कैसे जान रहे? जैसा वो बैठता है वैसा मैं जानता है। बहुत मेहनत किया है उसने, तो उसका फल अच्छा दिया भगवान। योगेश की सफलता कई लोगों के लिए मिसाल बनेगी, उन्हें प्रेरणा देगी। उम्मीद है कि इनकी मेहनत यूं ही रंग लाती रहेगी और ये और भी सफलताएं हासिल करेंगे। मिथिलेश गुप्ता, डोंबिवली, गुड न्यूज टुडे। राज कपूर की एक फिल्म आई थी जिसमें गाना था मेरा जूता है जापानी, इंग्लिस्तानी, लेकिन और वो रूस में बहुत हिट हुआ था गाना। अच्छा। वो दौर ऐसा था जब राज कपूर की सारी फिल्में रशिया में हिट हुआ करती थी, लेकिन अब रूस में मेरा जूता है बिहारी करके हिट हो रहा है। मुझे लगता है कि मेड इन इंडिया की टोन तब सेट हो गई थी जब अलीशा चिनॉय का गाना आया था, मेड इन इंडिया। ऐसा ही कुछ हुआ। मेड इन बिहार शूज अब रशियन आर्मी की शान बन रहे हैं। हाजीपुर में जूता बनाने वाली यूनिट अब अंतर्राष्ट्रीय बाजार में खास पहचान हासिल कर रही है और यहाँ बने जूते यूरोप की मार्केट में ग्राहकों की पहली पसंद बन रहे हैं। इन हुनरमंद दस्तकारों की मेहनत अब अंतर्राष्ट्रीय पहचान हासिल कर रही है। हाजीपुर की इस यूनिट में बन रहे जूते रूसी सेना की शान बन रहे हैं। इतना ही नहीं, यहाँ बनने वाले डिजाइनर शूज यूरोपियन मार्केट में भी तेजी से अपनी पकड़ बनाते जा रहे हैं। 2018 में कॉम्पिटेंस एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड की इस यूनिट की हाजीपुर में शुरुआत हुई थी। इन्हें सेफ्टी शूज बनाने में महारत हासिल है। ये हल्के, मजबूत और एक्सट्रीम वेदर में कारगर जूते बनाते हैं। लिहाजा रशियन आर्मी इनकी प्राइम क्लाइंट है, यानी रूसी सैनिक अब हाजीपुर की इस यूनिट में बने जूते पहनकर मार्च करते हैं, दुश्मन से मोर्चा लेते हैं। रशियन आर्मी का शूज का स्पेशल अलग सा रिक्वायरमेंट है। ये शूज लाइट वेट होना चाहिए और उसका एक स्पेशल रिक्वायरमेंट है। सोल का अलग सा स्पेशल फीचर्स चाहिए, काफ़ी स्लिप रेजिस्टेंस होना चाहिए और वहाँ पर एक्सट्रीम कंडीशन है, लाइक -40 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, काफ़ी कोल्ड है। तो वो सब कंडीशन को नज़र करते हुए हम लोग को उस एंगल से सेफ्टी शूज तैयार करना पड़ता है यहाँ पर। बाकी आप बताएंगे किस तरीके से रिस्पांस आ रहा है हमारे यहाँ हाजीपुर, बिहार के हाजीपुर से बना हुआ शूज रशिया में है, कैसा रिस्पांस आ रहा है रशियन साइड से? इट्स ट्रिमेंडस। हम लोग हाजीपुर नहीं, इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया में हम लोग का रशिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर। ये कंपनी बिहार में रोजगार बढ़ाने की दिशा में भी अहम भागीदारी दर्ज करना चाहती है। यहाँ 70% लेडीज स्टाफ काम करता है। व्यापार बढ़ाने के मकसद से इन्हें क्वालिटी मैन पावर की जरूरत है और सरकार से सड़क संचार जैसी बुनियादी सुविधाओं की दरकार भी। यहाँ पर हम लोग मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि लेडीज को, वुमेन्स को हम लोग मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट दे और नियरली 70% जो है हम लोग का यहाँ पर लेडीज एम्प्लॉयमेंट हम लोग दिए जा रहे हैं। नियरली अभी हम लोग 300 एम्प्लॉय है, आउट ऑफ 300 70% जो है लेडीज है। इस यूनिट से जुड़े अधिकारियों का मानना है कि इनका मकसद हाई क्वालिटी शूज तैयार करना है। इसी के दम पर ये यूरोपियन मार्केट में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हुए हैं। ये कंपनी इटली, फ्रांस, स्पेन और ब्रिटेन को लग्जरी डिजाइनर या फैशन शूज भी निर्यात करती है। पिछले साल इन्होंने 100 करोड़ के जूते का निर्यात किया था। इनका लक्ष्य अगले साल इसे 50% तक बढ़ाना है। हम लोग लास्ट ईयर जो है नियरली 1.5 मिलियन पेयर्स एक्सपोर्ट किए हैं। तो टर्नओवर वाइज इट इज़ 100 करोड़। ओके, तो हम लोग नेक्स्ट ईयर सोच रहे एटलीस्ट 50% जंप करने के लिए।
जाहिर है यहाँ काम करने वाले दस्तकारों ने अपनी मेहनत और हुनर के दम पर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो रुतबा कायम किया है उसे और मजबूत किए जाने की जरूरत है, ताकि मेड इन बिहार शूज पूरी दुनिया में अव्वल ब्रांड बनकर उभरे और युवा दस्तकारों को रोजगार की सौगात मिले। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। देखिए, एक नई पहल की शुरुआत हुई है दिल्ली में। देखिए, आप पुरानी है ना दिल्ली में रहने वाली, क्योंकि मैं तो बाहर से आई हूँ। पुराने दिल्ली वाले, आप पुराने दिल्ली वाले हैं। तो दिल्ली में सड़कें जो है बहुत संकरी होती हैं, है ना, और वहां पर लोगों को बस स्टॉप तक जाना है, कहीं भी आप किसी दूसरे डेस्टिनेशन पे जाएंगे तो बस स्टॉप तक जाना है। तो उसके लिए देखिए एक नई पहल हुई है, जिसमें ये है कि अब बसेस, कॉम्पैक्ट बसेस जो हैं वो आपके घर तक आएंगी, है ना। अच्छी पहल। तो देखिए, आपको ये खबर बता दे कि ये नई ट्रायल शुरू हुई है, मोहल्ला बस सेवा, और इसका मकसद उन गली मोहल्लों तक बसों को पहुंचाना है जहां फिलहाल संकरी सड़कों और गलियों की वजह से सामान्य बसें नहीं पहुंच पाती। मोहल्ला बस महज 9 मीटर लंबी है। दिल्ली सरकार का दावा है कि इस कॉम्पैक्ट इलेक्ट्रिक बस से दिल्ली के लोगों को काफी सहूलियत होगी। तो आज से दिल्ली की सड़कों पे दौड़ेगी मोहल्ला बसें। जी हाँ, मोहल्ला क्लिनिक तो आपने सुना होगा, लेकिन आप जो मेरे पीछे इस वक्त देख रहे हैं ये है दिल्ली की मोहल्ला बस, जो अब दिल्ली की सड़कों पर आज से दौड़ने वाली है। आज से इन बसों का जो है मोहल्ला बसों का ट्रायल शुरू हो गया है, और कुल जो इस बस की लंबाई है वो 9 मीटर रखी गई है। 9 मीटर इसलिए ताकि कुछ सड़कें, कुछ जगह ऐसी है जहां पे जो बड़ी डीटीसी की बसें वो पहुंच नहीं पाती है, तो अब उन जगहों पे, उन रास्तों पे ये बस है मोहल्ला बस, अब वो जा सकेगी। आपको एक बार अंदर से हम जरूर टूर देंगे। ये जो पूरी बस है, ये 9 मीटर की बस आप देख सकते हैं, जिसमें 25 सीटें दी गई है, जिसमें से 25% जो है 23 सीटें दी गई है, जिसमें से 25% सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित है। बाकी की जो सीटें हैं आप देख सकते हैं, यहाँ पे 13 करीब लोग जो है वो स्टैंडिंग पोजीशन में यहाँ खड़े हो पाएंगे, मतलब 13 लोगों की यहाँ खड़े होने की जगह दी गई है। साथ ही साथ जो सुविधा सीएम केजरीवाल की ओर से दी गई थी महिलाओं के लिए, की जितनी भी जो बस सेवा जो है वो फ्री रहेगी, वो इसमें भी सेम वैसा ही रहने वाला है। महिलाओं के लिए ये सेवा बिल्कुल मुफ्त रहेगी, और इसका अगर हम किराए की बात करें तो किराया भी लगभग ज्यादा नहीं रहेगा, 10 से 15 रुपए तक ही रहने वाला है। तो ये पूरी इलेक्ट्रिक बस, मोहल्ला बस, जो अब दिल्ली की सड़कों पे अगले महीने से दौड़ने वाली है। हर एक चीज एसी इलेक्ट्रिक बस है, चूंकि एसी पूरी फुल कॉम्पैक्ट एसी है, सीसीटीवी, हर एक चीज को, मतलब सेफ्टी पर्पस को भी यहाँ पे पूरी तरीके से ध्यान में रखा गया है, ताकि किसी तरीके की कोई दिक्कत आगे भविष्य में ना आए। तो ये पूरी जो बस बनाई गई है, करीब 2080 बस जो है अब दिल्ली की सड़कों पर अगस्त से दौड़ेगी, दिल्ली की उन जगहों पर जहां पर रोड बहुत ज्यादा पतली है, छोटी है, और जहां बड़ी बसें नहीं जा सकती है। और खास तौर पर एक बात का और ध्यान दिया गया है कि मेट्रो कनेक्टिविटी जो है वो उसका ध्यान दिया गया। जो रूट है मेट्रो के आसपास वाले रहे, करीब 10 किलोमीटर का जो रूट है वो ये मोहल्ला बस जो है कवर करेगी। आज से इन बसों का ट्रायल शुरू हो गया है, 1 हफ्ते तक इन बसों का ट्रायल रहेगा, जिसमें जो शुल्क है वो भी बहुत मिनिमल चार्जेस रहेंगे, जिसको देना है वो दे सकते हैं। ये चीज भी, इसका प्रावधान यहाँ रखा गया है, लेकिन महिलाओं के लिए ये सेवा एकदम फ्री है। आज से इन बसों का ट्रायल शुरू है, लेकिन अब अगस्त आते आते अगस्त से इन जो बसें हैं ये पूरी तरीके से जो है दिल्ली की सड़कों पर दौड़ेगी। कैमरा पर्सन लोकेंद्र पांडे के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। टीम इंडिया की जीत के जश्न का सिलसिला लगातार जारी है। भव्य तस्वीरें वडोदरा से आई हैं, जहां पर सड़कों पर जन सैलाब देखने को मिला। मौका था टीम इंडिया की विश्व कप जीत के हीरो रहे हार्दिक पांड्या के घर लौटने का। पांड्या ने फाइनल मैच में साउथ अफ्रीका के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था। इस मैच में पांड्या ने आखिरी ओवर में 16 रनों का बचाव करते हुए टीम इंडिया को वर्ल्ड चैंपियन बनाया, और यही वजह रही कि हार्दिक पांड्या जब अपनी जन्मभूमि पहुंचे तो पूरे शहर ने दिल खोलकर उनका स्वागत किया। देखिए, कहते हैं लम्हा दर लम्हा गुजरता चला जाता है, वक्त खुशबू है बिखरता ही चला जाता है, तो वक्त को बिखरने मत दीजिए। मेहनत कीजिए, लगन के साथ काम कीजिए, नेगेटिविटी से दूर रहिए, पॉजिटिव लोगों के साथ वक्त बिताइए, तभी आपकी सोच पॉजिटिव होगी। मेरे साथ रहिए अदिति, सब ठीक होगा। ठीक वैसे ही जैसे हमारा शो है जिसमें नो नेगेटिविटी, ओनली एंड ओनली पॉजिटिव खबरें, क्योंकि अच्छी खबरें ही आपको पॉजिटिव बनाती हैं, और इसी के साथ पॉजिटिव सोच के साथ आप क्या कुछ नहीं कर सकते। भाई वाह, यही है हमारी चाय का मिजाज, तो कड़क और बिंदास। बस रहिए खुश, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। मिलेंगे कल गुड न्यूज टुडे पर चाय पर चर्चा में शाम 5 बजे।